आइए हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। प्राचीन काल में अपने देश में राजा महाराजाओं के द्वारा देश चलता था। मध्यकाल में सुल्तान और मुगल सम्राट के माध्यम से देश चलता था। वो जो बोल देते थे वही कानून होता था, वही संविधान होता था। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि ये जितने राजा महाराजा होते थे, ये सारे के सारे राजा तो होते थे, सुल्तान तो होते थे, यानी कि पावरफुल प्रधानमंत्री तो होते थे, साथ में वो मुख्य न्यायाधीश भी होते थे। फिर अपने देश में मुगल सम्राट के पतन के बाद अंग्रेज आए, या उस दौरान अंग्रेज आए, और अंग्रेज भारत में बहुत कुछ लेकर के आए हैं। उस संदर्भ में हमारा संविधान भी शुरू होता है। ये जो अंग्रेज हैं ये भारत क्यों आए, इन सब चीजों का अध्ययन करने के लिए एक बार आप इस मानचित्र का अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। ये है बेटा 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। ये कर्क रेखा पर ही अपना भारत अवस्थित है, और ये पूरा क्षेत्र कर्क से लेकर के मकर तक को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके ऊपर की ओर अर्थात 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अर्थात इतना वाला क्षेत्र क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर साल भर लगभग मौसम ठंड रहता है, और यहाँ पर साल भर गर्मी पड़ती है। इसलिए इस ठंडे वाले क्षेत्र में एक पूरा महाद्वीप है जिसे कहते हैं यूरोप महाद्वीप। क्या कहते हैं? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में एक देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। क्या है? लंदन है। और ये बात है 1600 ईस्वी की। कब की बात है? 1600 ईस्वी की। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और वहां पर एक चुनी हुई सरकार होती थी, और उस सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता था, तथा वहां पर नाम मात्र का या संवैधानिक मुखिया होता था राष्ट्रपति। क्या होता था? राष्ट्रपति होता था। और वहां के लोग चुनी हुई सरकार में भरोसा रखते थे। और इस प्रकार से यहाँ पर एक कंपनी का निर्माण हुआ। कई सारे व्यापारी मिल करके एक कंपनी बनाते हैं, और उस कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1833 में परिवर्तित नाम है। इसके पहले इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी को भारत से चाहिए था क्या? सूती वस्त्र चाहिए था, क्योंकि भारतीय सूती वस्त्र इस तरीके से यूरोप महाद्वीप में कब्जा कर चुके थे। कई बार कहा गया है कि ब्रिटेन की जो महारानी होती थी उनके बेडरूम तक भारतीय सूती वस्त्रों का बोलबाला रहता था। इसलिए ये सारे व्यापारी भारत आते हैं सूती वस्त्र खरीदने के लिए। और इनको क्या चाहिए था? इस सूती वस्त्र को रंगने के लिए नील चाहिए था, और क्या चाहिए था? मसाला चाहिए था। क्योंकि ये सारी चीजों की जो भी जरूरतें इनको थी, इस ठंडे क्षेत्रों में भाई कपड़ा तो पहनेंगे ही, और जब कपड़ा पहनेंगे तो कपड़ा गंदा भी होगा। उसको कई दिनों तक पहनने के लिए नील का प्रयोग करते थे, और चूंकि ठंडा प्रदेश है इसलिए मसाले का भी खूब प्रयोग किया जाता था। ये सारी चीजें भारत में थी, और बीच में मुस्लिम देश है, अर्थात खाड़ी के देश हैं। जैसे हैं यहाँ पर मिलेगा बेटा ईरान, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ इराक, यहाँ तुर्की, यहाँ सऊदी अरब। ये सारे विभिन्न कंट्रियां, यानी कि इस क्षेत्रों में मुस्लिम कंट्रियां होती थी, जो इन भारतीय सामानों को यूरोप महाद्वीप में ले जा करके बेचा करते थे। चूंकि व्यापार करते थे इसलिए महंगा बेचते थे, और अंग्रेजों को या पूरे यूरोपीय देशों को लगा कि हमें इस महंगे सामान को सस्ते में कैसे खरीदा जाए, तो वो लोग डायरेक्ट भारत आते। और जब वो डायरेक्ट भारत आते तो व्यापार किसका प्रभावित होता? मुसलमानों का, या मुस्लिम शासकों का, या मुस्लिम व्यापारियों का। इसलिए कभी ये मुस्लिम व्यापारी नहीं चाहेंगे कि यूरोप वासी डायरेक्ट भारत से यात्रा करें। और ये कई बार जुर्रत भी किए, और जब बेचारे 200 लोग यहाँ से निकलते थे भारत व्यापार करने के लिए, तो मात्र 2 लोग पहुंचते थे अपने देश वापस। पुनः 198 इन मुस्लिम देशों के व्यापारियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती थी। इसलिए यूरोपवासियों ने भारत स्थल मार्गों से व्यापार करने का मन छोड़ दिया।
फिर इस संदर्भ में सबसे पहला काम पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, अर्थात जलीय मार्गों से होते हुए भारत की खोज सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने किया। चूंकि बेटा पुर्तगाल भी एक यूरोपीय देश है, पुर्तगाल भी एक यूरोपीय देश है, तो ये सब सारे देश यूरोप के हैं, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सारे के सारे देश यूरोपीय हैं, यानी यूरोप महाद्वीप के देश हैं। पुर्तगाली यहाँ से ये सारे रास्ते खोज लिए, जलमार्ग वाला सुरक्षित रास्ता खोज लिया और जाकर के यूरोप में अपना मसाला वसाला बेचे। फिर इनको लगा कि ये प्रॉफिट वाला धंधा है, काम है, व्यापार है, इसलिए ये सारे के सारे पुर्तगाली जा करके पूरे यूरोप में फैला दिए और इस संदर्भ में अंग्रेज भी भारत आने के लिए पूरी तरीके से मन बना लेते हैं। कंपनी बनती है ब्रिटेन की महारानी, और वो महारानी कंपनी को एक संविधान भी लिख करके देती हैं, जो भारत के संदर्भ में पहला राजलेख था या पहला कानून था कंपनी के लिए, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा बनाया गया। और यहीं से हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत होती है, यहीं से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। इसलिए अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। एक आप ये चीज जानते रहिएगा, यूरोप में एक देश है बेटा ब्रिटेन, और ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और ब्रिटेन की महारानी है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, ये है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी वहां ब्रिटेन की संवैधानिक मुखिया थी और वहां पर चुने हुए प्रधानमंत्री होते थे। महारानी ने एक कंपनी स्थापित करने की कुछ व्यापारियों को अनुमति दी। यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के ऊपर शासन करने के लिए आती है। वैसे तो महारानी ने जब इनको अनुमति दिया था, यानी 1631 दिसंबर 1600 ईस्वी को, तो इनको केवल व्यापार की अनुमति दिया था, ना कि इनको यहाँ राज करने की। यानी कि महारानी एक स्टेटमेंट जारी करी थी इन कंपनी के लिए, राज्य विस्तार कतई नहीं होगा, केवल व्यापार होगा, क्योंकि हम दुनिया के 71% भूभाग पर कब्जा कर रहे हैं, उसको संभालना भी तो होगा। इसलिए महारानी ने कंपनी से सख्त हिदायत दिया था कि भैया राज्य विस्तार मत करना, क्योंकि अब हमसे संभाले नहीं संभलेगा। और कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आती है। यही कंपनी हम भारतीयों के ऊपर शासन करती है आकर के। समय समय पर ब्रिटेन की संसद अर्थात महारानी एलिजाबेथ और वहां के प्रधानमंत्री इस कंपनी के ऊपर नकेल कसा करते थे, क्योंकि ये कंपनी जुल्म सितम किनके ऊपर करती थी? भारतीयों के ऊपर करती थी। किसके ऊपर? भारतीयों के ऊपर करती थी। और जब ये सूचना मिली महारानी को, तो महारानी ने तेजी से इनके ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया। इस कंपनी की स्थापना सबसे पहले हम देखेंगे हुई कब है और कैसे हुई है। बात है बेटा 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी की। कब की है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की। ब्रिटेन की महारानी के यहाँ या उनके राज दरबार में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। किसकी पार्टी चल रही थी? न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी इकट्ठा होकर के महारानी से आए, कहे कि मैडम भारत जाने का जलमार्ग वाला रास्ता मिल गया है, आप कहें, आप अनुमति दें तो हम भी जाएं और भारत से व्यापार करके ला करके यहाँ सामान को बेचें। तो महारानी ने कहा ठीक है जाइए, लेकिन बेटा वहां विस्तार नहीं करना है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी की अनुमति मिल गई इस कंपनी की स्थापना हेतु।
इस दौरान कुल 217 व्यापारियों ने अपना पैसा लगाया था और ये पैसा इकट्ठा हुआ था बेटा 30,133 पाउंड रुपया इकट्ठा हुआ। कुल कितने व्यापारी थे? 217 व्यापारी थे। कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 30,133 पाउंड इकट्ठा हुआ। और महारानी ने इस कंपनी को आगामी 15 वर्षों तक विभिन्न देशों के साथ व्यापार करने तथा युद्ध करने की या अपने व्यापार की सुरक्षा करने की अनुमति मैडम ने दे दिया आगामी 15 वर्षों के लिए। अब ये सारे व्यापारी मिलकर के बेटा, जैसे सारे व्यापारी मिल करके एक गवर्नर चुनते थे, एक गवर्नर चुनते थे, एक डिप्टी गवर्नर चुनते थे, डिप्टी गवर्नर चुनते थे, डिप्टी गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे। कौन होते थे? 24 अन्य सदस्य होते थे। सारा पूरा ग्राफ बन गया और स्थापना हो गई कब कंपनी की? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। उन दिनों यानी इन दिनों बेटा भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगल सम्राट अकबर भारत में शासन कर रहा था। यानी जब कंपनी की स्थापना हुई ब्रिटेन में, तब भारत में भारतीय सम्राट या मुगल सम्राट अकबर था। लेकिन ये जानना हमारे लिए आवश्यक है बेटा, ये कंपनी आई है 1608 ईस्वी में। कब आई है? 1608 ईस्वी में भारत आई है। और भारत में कहा सबसे पहले? सूरत आए हैं। सूरत आते हैं। चलिए बाकी इसके आगे का इतिहास हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। यहीं से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है और हम लौट करके वापस आते हैं। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब कंपनी 1608 पे व्यापार शुरू करती है। 1612-13 ईस्वी में सूरत से व्यापार व्यापार चालू होता है। कंपनी हम भारतीयों के ऊपर बेटा, ये कंपनी बनी कब है? 1600 ईस्वी में। भारत आई कब है? 1608 ईस्वी में। ये 1770 ईस्वी तक भारत में जम करके व्यापार कर रहे हैं। 1770 ईस्वी तक भारत में जम करके व्यापार कर रहे हैं। ना मैडम ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक किया और ना ब्रिटेन के वासियों ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक किया। इसलिए 1770 में पहली बार बंगाल में मानव जनित अकाल पड़ा, जिसमें पूरा दारोमदार इन अंग्रेजों का था। बंगाल में इतने लोग मारे गए इस अकाल से, अब इतना आप अनुमान लगा लीजिए, 3 करोड़ बंगाली थे बेटा। उस समय पूरे बंगाल में 1 करोड़ बंगाली अकाल से मर गए थे 1770 ईस्वी में। आप ध्यान से देखें, यही 1770 में चल रहा है स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका में। अमेरिका वाले ब्रिटेन को अपने यहाँ से कह रहे हैं, भैया यहाँ से जाइए, हमको स्वतंत्र करिए। यानी कि अमेरिका एक प्रकार से कहे ना तो ब्रिटेन के बेटे ही हैं, ब्रिटेन के पुत्र जैसे ही। और पुत्र आज बड़ा हो गया है, अपने सर्वाधिकार की मांग कर रहा है, कह रहा है जाइए, आप अगर इतने ही अच्छे होते तो भारत में आपकी कंपनी कर क्या रही है, जरा एक बार नजर उठा करके देख लो। तो महारानी ने पूछा कर क्या रहे? तो महारानी को सूचना मिली 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल की, जिसमें 3 करोड़ बंगाली में से 1 करोड़ बंगाली मारे गए थे। अब महारानी का दिमाग खराब हुआ, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन की बेइज्जती हो गई। तो महारानी ने इस कंपनी के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया कि भारतीयों के ऊपर इतना जुल्म मत करो, ये भी इंसान ही है। और यहीं से भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू होती है। चलिए आप लोग एक काम करिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, लिखते रहिएगा अपना। जैसे हम बोल रहे हैं वीडियो पॉज करके आप अपना सारा नोट्स तैयार कर लेंगे। चलिए, भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत। और दूसरा है ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की संसद के अधीन भारत, ब्रिटेन की संसद के अधीन भारत। आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो देश में लॉकडाउन चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पास में कॉपी ना हो, नोट्स ना हो, कहीं से अरेंजमेंट कर लीजिएगा पेपर का, स्पाइरल कॉपी का, और उसे
सब नोट करते चलिएगा। जब वापस आप अपने अपने रूम पर आइएगा, अपने घर पर आइएगा, अपने अध्ययन रूम में आइएगा, तो ये पूरा नोट्स आप कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, यानी कि ब्रिटेन, इनके ऊपर यूं कहें तो महारानी एलिजाबेथ शासन करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और कंपनी शासन करती थी हम भारतीयों के ऊपर। महारानी समय समय पर इस कंपनी के ऊपर नकेल कस रही थी, यानी राजलेख जारी कर रही थी इनके ऊपर, भैया इतना अत्याचार मत करो, यानी इन पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था मैडम ने। इस संदर्भ में बेटा 1600 राजलेख आप लिख लीजिएगा, 1600 का राजलेख, ये आप अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने आपको बता दिया वही सारी कहानी है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 217 व्यापारी मिल करके महारानी के यहाँ पार्टी में अपना एंजॉय किए, महारानी से अनुमति लिए और कंपनी बना डाला, जिसमें 24 सदस्य थे और एक गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर होता था। इस संदर्भ में एक चीज, हाँ, थॉमस स्मिथ बेटा पहला गवर्नर है कंपनी का। 1600 ईस्वी में थॉमस स्मिथ ये नॉमिनेटेड है, यानी उसका नाम रॉयल चार्टर में लिखा हुआ था, ये महारानी ने ही नाम दिया था थॉमस स्मिथ के बारे में। 30,133 पाउंड रुपया इकट्ठा हुआ था। आगामी 15 वर्षों के लिए अपना व्यापार करिए और व्यापार में जो समस्या आए उसका निराकरण कर लीजिए, यानी अपना जो कोई मतलब झगड़ा लड़ाई करे, मारपीट करे, युद्ध करे, उसको कर लीजिए। 1600 का राजलेख। अगला है बेटा 1700, चूंकि 1770 में कंपनी ने हम भारतीयों के ऊपर ज्यादा अत्याचार कर दिया, वो बंगाल वाली घटना, इसलिए महारानी ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया। क्या जारी किया? रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया है। रेगुलेटिंग, आप नाम से ही ध्यान से देखें, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना, और महारानी किसको नियंत्रित कर रही है? कंपनी को। क्यों? क्योंकि कंपनी किसके ऊपर अत्याचार कर रही है? हम भारतीयों के ऊपर, और ये सूचना पूरे वैश्विक स्तर पर फैल गई थी। 1773 के बाद आया है एक 1781 का लेख आया है, तो उसके बारे में भी जब हम आपको लिखाने लगेंगे ना रिमार्क करके, रिमार्क का मतलब बेटा जानते रहिएगा सभी लोग, नोट होगा। अगर हम रिमार्क बोलेंगे, नोट बोलेंगे, तो रिमार्क का मतलब नोट ही होगा, आप नोट में ही उसे लिखेंगे, ठीक। तो 1781 का एक अधिनियम आया है, एक राजलेख आया है, अभी मैं बोल दूंगा उसको, जब ये वाला पॉइंट पूरा बता दूंगा तो उसके बाद 1781 का जिक्र करूंगा। चलिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, अभी हम सब बताएंगे आपको इसके बारे में, ये पिट्स क्या है, ये रेगुलेटिंग क्या है, सब डिटेल पूरा करेंगे। एक अगला अधिनियम आया है 1793 का राजलेख, 1793 का राजलेख आया है। क्या आया है? 1793 का राजलेख आया है। फिर आया है 1813 ईस्वी का राजलेख। क्या आया है? 1813 ईस्वी का राजलेख। फिर आया है 1833 ईस्वी का राजलेख। क्या आया है? 1833 ईस्वी का राजलेख आया है। इसके बाद है 1853 का राजलेख, और यह 1853 का राजलेख बेटा अंतिम राजलेख है, यानी कंपनी के लिए महारानी के द्वारा जारी किया गया लेख या राजलेख अंतिम है। कौन सा? 1853 का। यहाँ एक चीज आपको नोट करके लिखना होगा नीचे, 1833 के पहले जितने भी कानून आते थे उनको नियामक कानून कहा जाता था, और 1833 के बाद जितने आए हैं बाद के कानून को अधिनियम कहा गया है। इसके पहले के जितने भी कानून आए हैं वो नियामक हैं या विनियामक हैं, और इसके बाद के बेटा अधिनियम कहा जाता है या अधिनियम कहलाता है। फिर 1853 के बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है? 1857 की क्रांति हो जाती है, यानी इस कंपनी के खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इस कंपनी के खिलाफ भारतीयों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया, और कंपनी के काले कारनामों से वाकिफ हो गई ब्रिटेन की महारानी और वहां की संसद। इसलिए महारानी ने कंपनी को बीच से हटा दिया और हम भारतीयों के ऊपर महारानी सीधे शासन करने लगी, क्योंकि 57 की क्रांति हुई थी, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा प्रभाव था।
और उस समय हमारे यहाँ, अच्छा एक चीज छूट गया है, जब कंपनी भारत आई है ना 1608 ईस्वी में, वहां पर 1608 ईस्वी में जब कंपनी भारत आई है तो उन दिनों मुगल सम्राट जहांगीर था बेटा, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर मर गया और 1608 ईस्वी में कौन होगा, जहांगीर ही तो होगा। अरे वही सलीम, तो उसे वहां पर अपना नोट कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति हो गई और इस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय बेटा जफर उल नाम से कविताएं लिखा करता था, इसलिए कहीं कहीं पर मिलेगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, तो दोनों बातें एक ही हैं। नाम मात्र का नेतृत्व था, वास्तविक नेतृत्व बख्त खान ने किया था। फिर भी कुल मिलाकर के विद्रोह हो गया। भारतीयों ने विद्रोह का, यानी कि इन भारतीयों ने नकार दिया कंपनी को, और ब्रिटेन की रानी समझ गई कि भारतीय अब कंपनी को पचा नहीं पाएंगे, इसलिए ब्रिटेन की महारानी ने हम भारतीयों के लिए एक दूसरा अधिनियम जारी करना शुरू कर दिया। इस संदर्भ में 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, फिर क्योंकि बेटा 1858 वाला अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ये जल्दबाजी में जारी किया गया था, क्योंकि अब मैडम कुल मिलाकर के वैसे ही मुखौटा केवल चेंज किया गया था, अंदर की बातें सब वही थी, और कंपनी महारानी जल्दबाजी में जारी की थी, इसलिए एक अगला अधिनियम आएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम आएगा। फिर इसके बाद है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद है 1909 का। अच्छा एक चीज आप जानते रहिएगा, ये जितने भी कानून आएंगे, अधिनियम आएंगे बेटा, ये डायरेक्ट हम भारतीयों के लिए रहेंगे, ना कि कंपनी के लिए। लेकिन ये जितने कानून आए हैं ये इनके लिए थे, ताकि ये इसके माध्यम से हमारे ऊपर शासन करें। यानी इतने सारे अधिनियम ब्रिटेन की महारानी जारी करती थी, किसके लिए, कंपनी के लिए, ताकि हम भारतीयों के ऊपर सही तरीके से शासन कर सकें। फिर इसके बाद है महारानी कंपनी को भंग कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं, और हम भारतीयों के ऊपर डायरेक्ट शासन करने लगती हैं, और हम भारतीयों के लिए ये बहुत सारे अधिनियम समय समय पर जारी करती आई हैं। चलिए आइए देखते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या इसी को कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, वैसे कह सकते हैं। एक्चुअली में ये ना मार्ले मिंटो सुधार कम, विनाश ज्यादा था। मार्ले मिंटो विनाश है, वो एक्चुअली में विनाश ही करने आए हैं। ऐसा बीज बो दिए हैं कि आज 2020 में भी वो बीज नहीं वो समाप्त नहीं हुआ। अगला अधिनियम है बेटा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम अथवा भारत सरकार अधिनियम। 1919 ईस्वी के अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम तथा इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। फिर इसके बाद आया है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां एक बार फिर तेज हो जाती हैं, एक बार फिर स्पीड पकड़ लेती हैं, और अंततः अंग्रेजी सरकार को 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करना पड़ता है और हम भारतीयों को आज़ादी देनी पड़ जाती है। इसके बीच में ना कई सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं जो इतिहास में भी आपको मिलेगा और भारतीय संविधान में भी होगा। क्योंकि संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये याद रखिएगा कि इनके बीच में बहुत सारे, अभी जैसे हम आपको बताएंगे 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ, यानी राज्यों में चुनाव हुआ, यानी सीएम चुना गया लेकिन पीएम नहीं चुना गया, क्योंकि पीएम चुनने का अधिकार अभी हम भारतीयों को नहीं मिला था।
फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। 1940 में अगस्त की क्रांति आती है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी का शुरू होता है। गांधी जेल जाते हैं, जेल मतलब वही आगा खां पैलेस में कैद किए जाते हैं। गांधी छूटते हैं, तमाम घटनाएं होती हैं, उन सब का जिक्र अभी हम एक लाइन टू लाइन करेंगे। चलिए, इतने सारे अधिनियम पारित हुए हैं, इनके द्वारा हमारा जो संविधान बना है बेटा, उस सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का पड़ा है। हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद उस समय थे जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था। 26 जनवरी या लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस 1935 के अधिनियम से 250 अनुच्छेद एज सच एज या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ में उतार लिए गए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है, तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम का पड़ा हुआ है। चलिए, अब आप एक एक करके यहाँ पर हम बातें बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम बोलेंगे, आप अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। चलिए, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सोलह ईस्वी का राजलेख ये आप लिख चुके हैं, अब नहीं बोलेंगे दोबारा। अब वीडियो पीछे जा करके बैक करके अपना लिख लीजिएगा सारे लोग। आइए हम लोग पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चूंकि अब इसमें बताना पड़ेगा हमको आपको। यह जो अधिनियम है पारित किया गया है बेटा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इन दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? हाँ, लॉर्ड उत्तर। अरे नॉर्थ माने उत्तर होता है ना, तो ऐसे ही लगा लीजिए इनको अनुमान। लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया था, सीक्रेट कमेटी का गठन किया था। इसी समिति ने सुझाव दिया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने के लिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने के लिए किस समिति ने सुझाव दिया था? गुप्त समिति ने। और इसके द्वारा जितनी बातें लिखी गई हैं हम आपको बता रहे हैं। यह सुझाव दिया गया था, पारित किया गया था 1773। बात वही है 1770 की बंगाल की घटना की, और उस घटना के बाद ब्रिटेन की संसद अर्थात वहां के प्रधानमंत्री तथा महारानी मिलकर के कंपनी के ऊपर शासन करना शुरू कर देते हैं, यानी नकेल कसना शुरू कर देते हैं। ये रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं, नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। रेगुलेटिंग अरे घर पे सिलेंडर तो होगा ही ना, तो सिलेंडर में देखिए रेगुलेटर होता है ना, बस वही है सेम रेगुलेटर, क्योंकि आप उसी से नियंत्रित करते हैं, नहीं तो पता चले ब्लास्ट हो जाए बहुत तेजी से निकल करके। रेगुलेट ऐसे ही मैडम ने भी किया था कंपनी के ऊपर। सबसे पहला आप इसमें अध्ययन करेंगे बेटा 3 प्रेसिडेंसी होती थी। एक मिनट आप देख लेंगे इसे जरा। ये है गुजरात और महाराष्ट्र, ये थी बेटा मुंबई प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब ना अंग्रेजों के द्वारा शासित राज्य या क्षेत्र। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है अंग्रेजों के द्वारा शासित राज्य या क्षेत्र, यानी इस भूभाग पर अंग्रेजों का स्वामित्व था। और यहाँ पर था मद्रास प्रेसिडेंसी। क्या नाम है? मद्रास प्रेसिडेंसी। और इधर की तरफ है बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन सा है? बंगाल। यानी 3 प्रेसिडेंसियां थी उस समय, और इन तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर नियुक्त होते थे बेटा, अलग अलग गवर्नर नियुक्त होते थे। 1773 के पहले ये अलग से सूचना देने के लिए मैडम के वो ब्रिटेन जाते थे, ये अपनी अलग रिपोर्ट लेकर के जाते थे, ये अपनी अलग रिपोर्ट लेकर के जाते थे। तो मैडम ने कहा तुम अनावश्यक खर्च कर रहे हो, अपने खर्च को आप नियंत्रित करिए, इसलिए तब कंपनी फायदे में चलेगी। जितना आप खर्चा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ब्रिटेन की संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया इसी अधिनियम के माध्यम से। यानी बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और इन दोनों लोगों से कहा कि भैया अपनी रिपोर्ट आप दोनों लोग इन्हीं को दे दीजिएगा, और ये रिपोर्ट लेकर के भारत आएंगे। तो इन दोनों लोगों के द्वारा अनावश्यक खर्च तो बच जाएगा ना।
फिर ये बात आती है कि सर ये बंगाल वाले को ही क्यों दिया गया, मुंबई वाले को क्यों नहीं दिया गया? तो ये हम जानते हैं बेटा, उस समय सर्वाधिक फायदेमंद अगर कोई प्रेसिडेंसी थी तो वो कौन सी थी? बंगाल थी। बंगाल प्रेसिडेंसी सर्वाधिक फायदे वाली प्रेसिडेंसी थी, इसलिए इनको ज्यादा कार्यभार दिया गया। और यानी कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस संदर्भ में पहला व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना है उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। यानी बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस पद पर बैठने वाला यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया बेटा? वारेन हेस्टिंग्स हो गया। कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स हो गया। वारेन हेस्टिंग्स के साथ में इसकी परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे। इन परिषद के सदस्यों का नाम है फिलिप फ्रांसिस। क्या नाम है? फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन बोरवेल। ये फिलिप फ्रांसिस चलो लिख लो, फिलिप फ्रांसिस। ये 4 लोग गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होते थे और ये मुखिया होते थे। ठीक, पहला व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है बेटा, यहाँ पर पहली बार कलकत्ता में ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ किया गया? कोलकाता में। और इस सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे था। कौन था? एलिजाह इम्पे था। और यह इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजाह इम्पे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश इनके साथ में थे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 लोग अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजाह इम्पे था। अच्छा, इनके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध ब्रिटेन के लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। ब्रिटेन के लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यानी यह एक भारत का सर्वोच्च न्यायालय तो था, लेकिन ये पूरे ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा न्यायालय नहीं था। ये केवल अधीनस्थ न्यायालय की तरीके से था। यानी ये जो भी निर्णय देंगे वो हम इनके खिलाफ अपील कर सकते थे। कहाँ पर? ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में। और तीसरा जो पॉइंट इसमें है, सभी लोगों से ये कहा गया कि बिना लाइसेंस का, यानी कोई भी ब्रिटेन का निवासी या ब्रिटेन वासी बिना लाइसेंस का व्यापार नहीं करेगा। बिना लाइसेंस का व्यापार नहीं करेगा। ये 3 बातें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की हो गई। ठीक है। चलिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त हुआ। इसके बाद आप नोट या रिमार्क करके लिखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या नाम है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार कंपनी को दे दिया गया था। हमने कहा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता वाले क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार ब्रिटेन की संसद ने या ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को दे दिया था। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से बंगाल, यानी पूरे बंगाल, बेटा कलकत्ता तो इतना छोटा वाला क्षेत्र होगा ना, और इधर ये पूरा बंगाल हो जाएगा। और उन दिनों बंगाल में बिहार भी था, झारखंड भी था और उड़ीसा भी था। यानी ये पूरा का पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये समस्त, और आज का बांग्लादेश भी, ये सब उसी में एक था। और इन सब
वाले क्षेत्रों में कानून बनाने का अधिकार 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से महारानी ने कंपनी को दे दिया। यानी एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया कंपनी ने। दूसरा, 1781 के माध्यम से बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आज के बांग्लादेश तथा समस्त पश्चिम बंगाल में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और दूसरा रिमार्क यहीं पर अगला आप लिखेंगे, 1783 का 2 अधिनियम लाने का प्रयास किया गया था। एक है बेटा डंडाज अधिनियम, क्या नाम है? डंडाज अधिनियम। डंडाज अधिनियम लाने का प्रयास किया गया। और दूसरा है फॉक्स अधिनियम। क्या है? फॉक्स अधिनियम। ब्रिटेन की संसद में 1773 तथा 81 की कमियों को दूर करने के लिए डंडाज विधेयक लाया गया था। यह पारित नहीं हो पाया था। डंडाज विधेयक या अधिनियम, डंडाज अधिनियम पारित नहीं हो पाया था 1783 ईस्वी में। फिर इसके बाद वहां की सरकार लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की गठबंधन सरकार ने फॉक्स अधिनियम पारित कराने का प्रयास किया। वही पुरानी बातें, इन्हीं में सुधार करने के लिए यह अधिनियम लाया गया और यह अधिनियम पारित नहीं हो पाया और वहां की सरकार गिर गई। यानी पहला ऐसा मौका है 1783 ईस्वी में जब किसी मतलब ब्रिटेन में भारतीय मुद्दे के कारण वहां की सरकार गिर गई थी। यह है फॉक्स अधिनियम 1783। फिर इसके बाद है बेटा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चूंकि उस समय के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, इसलिए इस अधिनियम को कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से पहला पॉइंट हो जाएगा कंपनी। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यानी कि इसमें केवल यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल और केवल भारत में कौन सा काम करेगा? व्यापारिक कार्य करेगा। यानी व्यापारिक गतिविधियों पर नजर कौन रखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और राजनीतिक गतिविधियों पर कौन नजर रखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैडम के आदमी नहीं थे, ब्रिटेन की महारानी के आदमी इसमें थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ये 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये इसमें महारानी के द्वारा चुने गए लोग होते थे, इसमें कंपनी के द्वारा नामित लोग होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। चलिए, पहला पॉइंट, इस अधिनियम के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखेगा, यानी व्यापारिक कार्य करेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य करेगा। और इस प्रकार से महारानी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन वाले क्षेत्रों पर अप्रत्यक्ष रूप से शिकंजा कस दिया। इनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इनकी स्थापना की गई ताकि ये लोग कोई गड़बड़ ना कर पाए इस अधिनियम के माध्यम से। दूसरा पॉइंट हो गया गवर्नर जनरल की परिषद में। बेटा, गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य थे ना, इसमें से उनकी संख्या 1 घटा करके 3 कर दी गई इस अधिनियम के माध्यम से। और ये भी कहा गया, तीसरा पॉइंट, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई भी कर्मचारी उपहार नहीं लेगा, क्योंकि ये भारत के राजाओं से लूट करके लेकर के चले जाते थे और कहते थे फलाने राजा हमको उपहार दिए हैं। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो गया था, बड़ा इलीगल काम होने लगता था। इसलिए ब्रिटेन की संसद ने इनसे कहा कि कोई अब उपहार नहीं लेगा, उपहार लेने वाले को सजा दी जाएगी या सजा का प्रावधान किया जाएगा। चलिए, ये हो गया 1784 का अधिनियम। एक अगला अधिनियम आया है 1786 का, छोटा सा है, एक लाइन में सुन ले। 1786 का राजलेख आया है, इसको आप रिमार्क करके लिखेंगे। 1786 के राजलेख के बारे में आप रिमार्क करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को सेनापति वाला भी अधिकार दे दिया गया, यानी वो तीनों सेनाओं का सेनापति होगा, जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। और जब ये अधिनियम पारित हुआ है बेटा, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। और इस प्रकार से गवर्नर जनरल अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल तथा सेनापति दोनों अधिकार प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ।
ये हो गया 1786 का राजलेख। और 1793 का एक राजलेख आया है बेटा, उसको हम लोग देख लेंगे 1 मिनट में। 1793 का राजलेख, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, इनके वेतन की व्यवस्था भारतीय राजस्व से की गई। एक ही बात है, 1793 के राजलेख के माध्यम से ब्रिटेन की महारानी ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, जो राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था, इसके वेतन की व्यवस्था कहां से की गई? भारतीय राजस्व से की गई। और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लिखित विधियों द्वारा शासन की नींव डाली गई थी। लिखित विधियों के द्वारा शासन की नींव डाली गई। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा। अब इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे 1813 ईस्वी का राजलेख। अगले वीडियो में, अगले अध्याय में आपको मिलेगा। ठीक।